चलिए, आप सभी का स्वागत है टीएससी जेईई नीट चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं फिजिक्स के लेक्चर नंबर 9 को। और चैप्टर का नाम है एनएलएम, लॉ ऑफ मोशन। अभी तक हमने इसमें बहुत कुछ जान लिया। हमने वेज कंस्ट्रेंट जान लिया, हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट जान लिया, हमने फोर्स और फोर फंडामेंटल फोर्स के बारे में भी जान लिया। और वो काफ़ी कुछ के बारे में हमने जाना, एबीडी करा, और उसके काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने किए थे। और कुछ करीबन 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर हमने होमवर्क के लिए दिए थे। सबसे पहले उसका यहाँ पे डिस्कशन करते हैं और फिर अपनी आज की इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा एनएलएम है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और आज हमने 10 से 12 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, उसको करेंगे। और आज हम फ्रिक्शन की स्टार्टिंग करेंगे और फ्रिक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ने का यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो हमने कल सूडो फोर्स के बारे में पढ़ा था और हमने जाना था कि अगर हम ग्राउंड फ्रेम को हटाकर किसी और फ्रेम में जाकर एक्सेलरेशन या कुछ और वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें करेक्शन टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। और उस करेक्शन टर्म्स को हम सूडो फोर्स कहते हैं। सूडो फोर्स का डायरेक्शन एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, हमें याद रखना है। और उसके बेसिस पे फिर हमने यहाँ पे क्वेश्चन भी स्टार्ट किए थे। हमने एक बार क्वेश्चन दिए थे और उसको जरा एक बार कर लेते हैं। होमवर्क का पहला क्वेश्चन ये रहा। हमें इनका एक्सेलरेशन निकालना है, दोनों ब्लॉक्स का। ये हमारा क्वेश्चन 1 है। हमने करीबन 12 क्वेश्चन दिए थे। ये अपना क्वेश्चन 2। A block of mass capital M placed box descends vertically with acceleration A. The block exert a force equal to 1/4 of its weight. चलिए पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये अपना सिंपल सा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट दिख रहा है, उससे हम इसे कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे एक बार देखते हैं। क्योंकि 5 किलो का बॉक्सेस है, इसका मतलब ये खींचेगा, इसका मतलब ये जाएगा अपर साइड में, मतलब इसका वेलोसिटी ऊपर होगा। टेंशन इसका टी है तो इसका भी टी होगा। अब ये एक ही रस्सी मिल रहे हैं, मतलब ये 2t बन जाएगा। तो वेज कंस्ट्रेंट लगाएंगे तो वेज कंस्ट्रेंट क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन ऊपर मान लेते हैं, इसका नीचे की तरफ। तो 2ta2 माइनस में एंड प्लस में ta1 बराबर 0। -2ta2 इज इक्वल्स टू ta1 माइनस माइनस t से t। तो a1 बराबर आ गया हमारा ट्वाइस ऑफ a2। चूंकि हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू चाहिए तो हम एफबीडी बना के भी देखेंगे बाद में। इधर लगेगा 40, इधर लगेगा 50। तो ऊपर वाले इक्वेशन से मिल गया 2t माइनस 50 इज इक्वल टू 5a2। और यहाँ से मिल गया अपर फोर्स, यहाँ पे अपना नीचे वाला फोर्स बढ़ा था तो 50 माइनस 2t होगा।
यहाँ पर ऊपर वाला बड़ा है तो t माइनस 40 बराबर 4a1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए। अब इससे ये कट जाएगा, 50 में से 80 गया तो -30, 8 में से 5 गया तो ये जाएगा नहीं, इसे हम लिख सकते हैं 5a2 माइनस 8a1। चूंकि a1 बराबर 2a2 है, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 2a2 मतलब 16a2, 16 में से 5 गया तो 11a2 माइनस का, तो इसका मतलब यहाँ से a2 एक्सीलरेशन 2, मतलब सेकंड ब्लॉक का एक्सीलरेशन आ गया 30/11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एक्सीलरेशन 1 की बात करते हैं तो वो ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ये था, दैट मीन्स यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा 60/11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, नॉर्मल एबीडी बनाना है, टेंशन ड्रॉ करना है और वहां से अपना इसका आंसर आ जाएगा। यही आंसर दिया है। हाँ, आंसर में कुछ तो मिस्टेक है। a1 बराबर 2a2 ठीक है, बाकी फिर 80 में से 50 गया तो 30 बचा, -30 और 5a2 माइनस 8a1, 5a2 5a2, अच्छा हमने माइनस नहीं किया, हमने तो उसको जोड़ा है खाली, तो ये तो प्लस आएगा, हमने इसे जोड़ा है ना कि प्लस किया है। तो 16 5 अपना 16 5 21 हो जाएगा, तो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा -30/21, मतलब हमने डायरेक्शन उल्टा माना होगा तभी माइनस में अपना आंसर आ रहा है। बाकी इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 10/7 और फिर ये इसका ट्वाइस है तो ये हो जाएगा -20/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सही आ रहा है अपने आंसर, कुछ नहीं था, तो ये माइनस प्लस का मिस्टेक, बाकी तो इट्स हैविंग क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था। अपना एक क्वेश्चन दिया है 29 जून 2022 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल M है, placed inside a box descend vertically with acceleration a, उसको किसी लिफ्ट में डाला गया है उस ब्लॉक को जिसका मास कैपिटल M है और वो डाउनवर्ड जा रहा है a एक्सीलरेशन से। द ब्लॉक एक्सर्ट्स अ फोर्स इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स वेट। ब्लॉक एक फोर्स एक्सर्ट करता है, मतलब कांटेक्ट में तो नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा और नीचे इस पे mg लगेगा। क्वेश्चन में बोला है कि जो नॉर्मल है वो 1/4 है mg के, तो आपको a का वैल्यू देना है, तो दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो चूंकि ये पता लग गया, अब मैं ग्राउंड के फ्रेम से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूँ, तो ग्राउंड के फ्रेम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो F बराबर एम ए लगाएंगे, इसका मतलब n माइनस एम जी बराबर एम ए, तो n बराबर यहाँ से हो जाएगा अपना, क्योंकि यही चाहिए, n का वैल्यू लिख सकते हैं 1/4 mg, नीचे डायरेक्शन में तो नेगेटिव ये यहाँ पर आ जाएगा -3 mg/4, तो यहाँ से अपना एक्सीलरेशन आ गया 3g/4, दिस इज आवर आंसर। तो कुछ नहीं करना था, नॉर्मल एफबीडी बनाया और ग्राउंड फ्रेम से इसको मैंने सॉल्व कर लिया। अगर इसे लिफ्ट की फ्रेम से सॉल्व करना है तो एक शोल्डर फोर्स लेना पड़ेगा, शोल्डर फोर्स यहाँ जाएगा -ma, तो वही अपनी कहानी यहाँ पे बन जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन होमवर्क में जो था, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ बैलेंस इनसाइड अ स्टेशनरी लिफ्ट, अच्छा, मेजर 60 किलो। पर्सन किसी लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है और उस लिफ्ट में उस व्यक्ति का जो वजन आ रहा है, मतलब इसका रीडिंग जो आ रहा है 60 kg है, इसका मतलब इस पर जो नॉर्मल लग रहा है वो कितना होगा
600 न्यूटन होगा। इसका मतलब यही होता है 660 केजी अगर उसका रीडिंग दिया है तो कल ही बता दें। द वेट ऑफ द पर्सन if the lift descend with uniform downward acceleration of 1.8 मीटर पर सेकेंड, अगर a का वैल्यू ये है a का वैल्यू, तो उसके केस में आपको बताना है द वेट ऑफ द पर्सन, पर्सन का वेट क्या होगा, मतलब उस समय नॉर्मल बताना है। ये नॉर्मल बराबर 600 न्यूटन कब था, जब लिफ्ट का एक्सीलरेशन 0 था। लेकिन अब हमने लिफ्ट को एक्सेलरेशन दे दिया है, तो अब नया नॉर्मल क्या आएगा वो हमसे क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, ये इसका रीडिंग है, रीडिंग नॉर्मल 600 न्यूटन, और नॉर्मल बराबर क्या होता है, नीचे लगेगा एम जी, एक्सीलरेशन 0 है, इसका मतलब एन बराबर एम जी हो जाएगा। तो एम जी का वैल्यू यहाँ से आ गया 600, और एम जी का वैल्यू तो फिक्स रहता है, ये डिपेंड नहीं करेगा कि एक्सीलरेशन ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। नाउ अब यहाँ पर एफबीडी बनाएंगे, तो इस पे ऊपर नॉर्मल, नीचे एमजी, और नीचे जा रहा है, इसका मतलब नीचे वाला फोर्स बड़ा है। एम जी माइनस एन बराबर एम ए, माइनस में एम ए, एम का वैल्यू, एम जी का वैल्यू 600 है, माइनस नॉर्मल, मास, मास अपने को 60 किलो ही दिया है इसका क्वेश्चन में, रीडिंग 60 केजी है, मतलब इसका मास 60 किलो है, तो माइनस 60 मल्टीप्लाई में 1.8, अब ये चला गया इधर, ये इधर आ गया, पॉइंट से डाया 18 छिक्के मैं 108। इस तरीके से सॉल्विंग करेंगे तो नॉर्मल अपना आ जाएगा 592 न्यूटन, हमें उसका वेट अब देखने को मिलेगा, मतलब 59.2 केजी के समथिंग हमें उसका वेट देखने को मिलेगा। सही है, हाँ ठीक है। नीचे एक्सीलरेशन आ रहा है, ठीक है, अपना आंसर ही आ जाएगा। ठीक, 600 में से हो गया, अपना आंसर वो आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा। A steel block of 10 kg rests on a horizontal floor. एक स्टील ब्लॉक है, 10 किलो रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल, इसका हमें चित्र भी दिया है। ये अपना पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। A steel block of 10 kg rests on a horizontal floor, मतलब ये 10 kg है। When three iron cylinder are placed on it, show the block and cylinder go down with an acceleration, ये नीचे जा रहा है 0.2 एक्सेलरेशन के साथ। द नॉर्मल रिएक्शन आर डैश बाय द फ्लोर, इस फ्लोर के साथ कितना नॉर्मल ये दिखाएगा। इफ द आयरन सिलेंडर आर इक्वल एंड 20 केजी ईच, मतलब इसका वेट भी 20 किलो है, इसका की वेट भी 20 किलो है, इसका वेट भी 20 किलो है, तीनों का वेट हमें पता लग गया। और हमें स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू दिया 0.2, मतलब, और जी का वैल्यू हमें लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें क्वेश्चन ने बोला है कि इस पूरे बॉडी पर कितना नॉर्मल अपीयर होगा जब वो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड जाएगा 0.2 स्पीड से। तो कैसे करेंगे, अब इसको हम पूरा एक सिस्टम मान सकते हैं, और उस पूरे सिस्टम का वेट है 10, 20, 20 और 20, क्योंकि कोई फ्रिक्शन वगैरह यहाँ पे नहीं बोला है, तो इसका मतलब हम तीनों, हम इस पूरे को सिस्टम मान सकते हैं, और इस पूरे सिस्टम का वेट है 70 किलो, मतलब मैंने यहाँ पे पूरे एक ब्लॉक लिख दिया जो कि 70 किलो का है। अब इजी हो गया, नीचे ए एक्सीलरेशन से जा रहा है, इस पे लगेगा एम जी, ऊपर लगेगा नॉर्मल, इसका मतलब 700 माइनस नॉर्मल इज इक्वल्स टू एम ए। मैं नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, इसका मतलब मुझे ये नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, तो एम ए हो जाएगा, मास लिखेंगे 17 मल्टीप्लाई में 0.2, 700 माइनस नॉर्मल 0.14, 700, अब नॉर्मल दिया है उधर, 14 आया इधर,
तो इस तरीके से अपना जो नॉर्मल है यहाँ पर आ जाएगा 686 न्यूटन। ये अपना हो गया आंसर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, show in a figure a 70 kg garden roller is pushed with a force of F vector बराबर 200 न्यूटन at an angle of 30 डिग्री। चित्र भी हमें इसका दिया है। ये गार्डनर रोलर है जिसपे हमने इस डायरेक्शन में 30 डिग्री के एंगल पर एक फोर्स F वेक्टर लगाया है जिसका वैल्यू है 200 न्यूटन। द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द रोलर, इस रोलर पर ये वाला कॉन्टेक्ट सरफेस कितना नॉर्मल अपीयर करेगा, कितना नॉर्मल लगाएगा, हमसे ये पूछा गया है। तो बस नॉर्मल केस में कुछ नहीं करेंगे। सबसे इसका वेट भी दिया होगा। गार्डनर रोलर का वेट है 70 किलो, इसका वेट है 70 केजी। तो बस हमें सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे, नीचे लगेगा इस पे एमजी सुपर नॉर्मल, लेकिन ये फोर्स एफ वेक्टर भी लग रहा है और अभी एफ वेक्टर ये वाला फोर्स किसी के इक्वल नहीं है, मतलब इसके सबसे पहले कंपोनेंट करेंगे। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा जो कि बराबर होगा 200 cos 30 के, और एक आएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन इधर है तो इसका डायरेक्शन भी नीचे की तरफ होगा, तो यहाँ आ जाएगा 200 sin 30। क्योंकि हमें यहाँ से काम है, हमें नॉर्मल बताना है, तो इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, ये तो एक्सेलरेशन देगा, तो इससे हम नहीं निकालेंगे, हम एक्सेलरेशन से निकालना है, नॉर्मल निकालना है, तो इसी फ्रेम में हम काम करेंगे। इसका मतलब अपर नॉर्मल लग रहा है और इसकी दोनों की डायरेक्शन नीचे, मतलब दोनों से जुड़ जाएंगे, और एक्सेलरेशन 0 है वाई फ्रेम में, तो इसका मतलब नॉर्मल बराबर हो जाएगा 700 प्लस 200 sin 30 के। और इस तरीके से अपना गार्डनर रोलर 800 न्यूटन का यहाँ पे नॉर्मल लगाएगा। यहाँ से हमारे वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अ हैंगिंग मास m इज कनेक्टेड टू अ 4 टाइम बिगर मास बाय यूजिंग अ स्ट्रिंग पुली, अरेंजमेंट इज शो इन द फिगर। इसका भी फिगर हमें दिया है। ये हमारे पास एक आइस स्लैब है जिसमें हमने 4m मास का ब्लॉक रखा हुआ है और इसकी एक रस्सी से बांटकर हमने पुली से कनेक्ट कर रखा है और नीचे इसको कैपिटल M मास दे रखा है। साथ में इधर आपने 2 mg का इस पे मास भी लगाया है। क्वेश्चन वेरी सिंपल कह रहा है, a mass m is connected to a 4 time bigger mass by using a string pulley just like this, or as shown in the figure, the bigger mass is placed on a horizontal ice slab and being pulled by 2 mg force. In the situation, tension in the string is x by 5 mg। तो क्वेश्चन में बोला है ऐसी सिचुएशन में जो टेंशन हो जाती है वो x by 5 mg हो जाती है। x बाय 5 mg हो जाती है, तो हमें x का वैल्यू बताना, मतलब डायरेक्टली टेंशन निकालना। सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे, रस्सी में टेंशन क्रिएट होगा, वही टेंशन हमें अवे फ्रॉम द बॉडी यहाँ पर भी देखने को मिलेगा और नीचे इसमें mg लगेगा। इसका एफबीडी बनाएंगे, एक्सीलरेशन 0 है, हाँ एक्सीलरेशन तो होना ही चाहिए, एक्सीलरेशन होगा इसमें, देखते हैं एक्सीलरेशन, हाँ ये नीचे खींचेगा तो एक्सीलरेशन तो आएगा ही, तो एक्सीलरेशन हम इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, मतलब ये वाला फोर्स बड़ा हो गया, इसका मतलब T माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए, और यहाँ वाले केस में ये वाला फोर्स बड़ा हो गया, एम जी का कोई काम नहीं होगा इस केस में, तो यहाँ हो जाएगा अपना, यहाँ होगा एम जी माइनस टी और यहाँ होगा अपना T माइनस टू एम जी, T माइनस टू एम जी बराबर 4 एम ए, क्योंकि एक्सीलरेशन सेम होगा। अब आपने इसको काटा, यहाँ बचेगा आपका माइनस एम जी और यहाँ दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ से एक्सीलरेशन का वैल्यू आ गया माइनस जी बाय 5, तो एक्सीलरेशन का वैल्यू यहाँ से आ गया माइनस जी बाई 5। तो चूंकि आंसर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब इसका डायरेक्शन ये होगा, तो हमने डायरेक्शन उल्टा माना है, सिंपल है। तो अपना एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना आ गया, जी बाय 5। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो अपने को मिल जाएगा टेंशन, तो T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, T बराबर M मल्टीप्लाई में जी बाय 5 प्लस एम जी, तो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा 6 mg बाय 5।
तो इसको कंपेयर, यहाँ भट्टे में mg कैसे आ गया? कंपेयरिंग करेंगे तो नीचे 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ mg है, यहाँ भी mg है, तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर, इसका मतलब x का वैल्यू आ गया 6। दिस इज आवर आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अ मंकी ऑफ मास 50 kg क्लाइम्स ऑन अ रोप। एक मंकी है जिसका मास है 50 किलो, जो कि किसी रस्सी पे चढ़ रहा है। ठीक है, बर्तन का मास है 50 kg और टेंशन है 350 न्यूटन। इनिशियली क्लाम्स डाउन, नीचे की तरफ हो जाता है स्टार्टिंग में। एक्सीलरेशन लेता है 4 मीटर पर सेकेंड। देन क्लाइम्स अप, फिर वो ऊपर जाता है और एक्सीलरेशन लेता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें कुछ 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन है टेंशन बराबर 700 न्यूटन जब वो ऊपर चढ़ रहा होगा। टेंशन बराबर 350 न्यूटन जब वो नीचे जा रहा होगा। रोप ब्रेक हो जाएगी जब वो ऊपर जाएगा। और अगला है रोप ब्रेक हो जाएगी जब वो नीचे जाएगा। तो कौन सा इसमें सही है हमको वो बताना है। और जबकि हमें ब्रेकिंग टेंशन दिया है 350 न्यूटन, इतना टेंशन मिलेगा, इससे ज्यादा अगर हम देंगे रस्सी को तो वो रस्सी टूट जाएगी। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ये अपनी रस्सी है जिसपे बंदर ऊपर चढ़ रहा है, तो बंदर पे लगेगा ऊपर की तरफ ये वाला टेंशन, नीचे लगेगा mg, तो T माइनस mg बराबर हो जाएगा ma। ये FBD हो गया। बस वैल्यू पुटिंग करते हैं। क्योंकि मैंने ये वाला केस लिया है तो एक्सीलरेशन ऊपर है, मतलब बड़ा वाला फोर्स, तो इसका मतलब T माइनस मास कितना है बंदर का 50, v का वैल्यू 10, मास कितना 50 और ये मल्टीप्लाई में 5, तो 250 और वो उधर, तो 750 न्यूटन। इसका मतलब जब वो ऊपर चढ़ रहा होगा तो टेंशन हो जाएगी 750 न्यूटन, जो कि यहाँ पे गलत दिया है, 750 न्यूटन होगी। क्योंकि टेंशन 750 न्यूटन हो गया है, इसका मतलब है कि 350 न्यूटन से ज्यादा हो गया है। इसका मतलब जब वो ऊपर चढ़ेगा तो रस्सी हमारी टूट जाएगी। रॉप विल ब्रेक व्हेन इट्स गोइंग अपवर्ड, इट्स क्लाइंबिंग अपवर्ड। अब हम दूसरा केस चेक करते हैं। अगर ये ए नीचे की तरफ जा रहा है तो मतलब अब ये वाला फोर्स बड़ा होगा, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू ma हो जाएगा, और ma का वैल्यू 4 हो जाएगा, इसका वैल्यू 10 है, तो यहाँ से टेंशन आ जाएगा अपना 6m, और m का वैल्यू कितना है 50। तो जब वो नीचे जा रहा है तब टेंशन 300 न्यूटन आ गया है, जो कि इस टेंशन से कम है। इसका मतलब अब रस्सी टूटेगी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाए। तो यहाँ पर ये वाला होमवर्क क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला होमवर्क क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m। ये क्वेश्चन दिया गया है, ये चैन है, चैन को रस्सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। रस्सी मान लिया हमने इसे, मास लेस ही है। इसका लेंथ हमें दिया L माइनस एल और इसका लेंथ दिया हमें L, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब L पास हो ओवर अ मास स्टेशन फ्रिक्शनलेस पुली है, मतलब आइडल पुली की तरह व्यवहार करेगी। फ्रॉम रेस्ट विद अ पार्ट ऑफ इट्स लेंथ L इज हैंगिंग एंड वन साइड एंड रेस्ट ऑफ इट length L minus L is hanging on the other side of the pulley. At a certain point of the time when L बराबर L upon X, जब L का वैल्यू L upon X हो जाएगा, तब हमसे पूछा है, तब एक्सीलरेशन ऑफ द चेन इज g by 2, तब चेन का एक्सीलरेशन g by 2 था। तब आपको इस x का वैल्यू यहाँ से पूछा गया है। सबसे पहले हम इसका FBD बनाएंगे और मास वास चेक करेंगे। क्योंकि रस ये है, ये हमारा चैन है, चैन का कोई मास होगा। मैंने क्या काम करा, रस्सी, ये चैन बनाने की वजह मैंने रस्सी मान ली और नीचे ब्लॉक लटका दिया।
जितना मास उसका था उतना मास इस ब्लॉक का भी होगा। और सेम कहानी हमने ऐसे यहाँ पे भी कर दिया। अब इसका ब्लॉक वो बनाते हैं। तो नीचे रहेगा अपना, इसका मान लिया एम मास है, इसका मान लिया एम डैश मास है, तो यहाँ लगेगा इस पे एम जी। और ऊपर की तरफ टेंशन सेम है तो इधर भी टेंशन लगेगी और इधर लगेगा अपना एम जी। तो अब हम लिख सकते हैं क्या जी, और एक्सेलरेशन मान लीजिए इसका वेट ज्यादा है तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगेगा, और इसके केस में ऊपर की तरफ। इसका मतलब नीचे जा रहा था ये वाला फोर्स बड़ा होगा, तो एम जी माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए। और इस वाले केस में एम डेक्स टी माइनस एम डेक्स जी बराबर एम डेक्स ए। तो अब हमें कैलकुलेशन आगे प्रोसीड करने से पहले हमको इस एम डैश का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो एम डैश का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, माना ये चैन था तो माना ये कंप्लीट चैन का लेंथ एल था और इसका मास कैपिटल एम था। इसको हम एम डबल डैश कर देते हैं। तो हमें एम डबल डैश और एम डैश का वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे। टोटल एल था, उसका मास एम था, तो एल लेंथ का टोटल मास एम है, तो एक लेंथ का मास एम बाई एल हो जाएगा। इसके केस में लेंथ की वैल्यू एल माइनस एल है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मास आ जाएगा एम बाई एल एल माइनस एल। इसका मतलब एम डैश की वैल्यू आ गई एम बाई एल एल माइनस एल। अब यहाँ पर एम डैश की वैल्यू एल है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे एल से, तो यहाँ पर एम डैश का जो भी मास है वो आ जाएगा एम बाई एल और एल। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करेंगे डायरेक्ट, यहाँ लिख सकते हैं हम एम डैश जी का वैल्यू आ गया एम बाई एल और एल माइनस एल, एम बाई एल और एल माइनस एल। और यहाँ पर आ गया अपना टी माइनस एम बाई एल एल बराबर एम बाई एल एल और ए। टेंशन से टेंशन कटा। अब इसको जस्ट सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपना आ जाएगा एम बाई एल एल माइनस एल माइनस एम बाई एल इज इक्वल टू एम बाई एल एल माइनस एल मल्टीप्लाई ए प्लस एम बाई एल एल ए। अब दोनों में से हमने एम बाई एल कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा एम बाई एल और यहाँ बच गया एल माइनस एल माइनस का एल। यहाँ सर मैंने एम बाई एल और ए कॉमन ले लिया तो एम बाई एल ए, और यहाँ अपना बचेगा एल माइनस एल प्लस एल, एम बाई ए एल और एल माइनस एल प्लस एल। अब इस एल से ये वाला एल कट गया और ये वाले एल से ये वाला एल कट गया, मतलब बराबर में आ गया अपना एम ए। ठीक है, और ए का वैल्यू दिया हमें जी बाई टू, मतलब यहां से हम लिख सकते हैं क्या, एम बाई एल ब्रैकेट में एल माइनस टू एल इज इक्वल टू एम जी बाय टू। और ये वाला एल से ये वाला एल कट गया और ये वाले मास से ये वाला मास कट गया, इसका मतलब यहाँ आ गया अपना जी बाय टू। अब हम यहाँ लिख सकते हैं एल माइनस, इसको हम काट देते हैं, जी का वैल्यू 10 5, तो एल माइनस ट्वेल्व बराबर आ गया 5 एल। तो यहाँ से 12 को उधर भेजा तो यहाँ से अपना आ गया 4 एल, तो एल बराबर आ गया अपना 2 एल बाय, तो एल का वैल्यू आ गया 2 एल, तो एल बाय एक्स बोला है, इसका मतलब टू को यहाँ पे तो 1/2, तो एक्स का वैल्यू आ गया यहाँ से अपना 1/2, 1/4 आ रहा है। यहाँ आ रहा है अपना एल माइनस टू एल, ठीक है, और यहाँ आ रहा है एल बाई टू, तो यहाँ जी नहीं आएगा, मतलब जी गलत लिखा है भाई। करते हैं फिर से एक बार।
टी माइनस एम जी बराबर एम डैश है, और यहाँ आ गया अपना टी एम डैश जी माइनस टी बराबर एम डैश बी। हो हम जी भूल गए थे लिखना। ठीक है, और ए का वैल्यू जी बाई टू है। ठीक है, अब वैल्यू पुटिंग करेंगे अपना। एम डैश का वैल्यू कितना आया था, ये, और यहाँ एम डैश का वैल्यू आया था एम बाई एल एल, एम बाई एल और एल, और एम डैश का वैल्यू आया है बस। अब दोनों में से एम बाई एल कॉमन लिया, तो यहाँ से दोनों को कॉमन लिया, तो दोनों में से एम बाई एल कॉमन आ रहा है, तो एम बाई एल कॉमन लिया, यहाँ पे एल माइनस एल बराबर आ जाएगा क्या, एम बाई एल यहाँ से भी कॉमन लिया, तो एन माइनस एल प्लस एल, इससे ये कटा, एम बाई एल से एम बाई एल कटा, तो यहाँ आ गया एल माइनस टू एल इज इक्वल टू एल माइनस एल। पक्का, तो एल तो कट गया, तो यहाँ आ गया ये। ठीक है, यहाँ बचा एल माइनस टू एल। ठीक है, तो यहाँ से अपना आ जाएगा क्या, एल माइनस टू एल बराबर एल, तो इधर आके जीरो हो जाएगा। कहाँ गड़बड़ है, ट्वेल्व, यहाँ आएगा अपना टी माइनस अंडर जी, और वहां जाएगा हाँ, इसका एक्सेलेरेशन नीचे की डायरेक्शन में, इसका एक्सेलेरेशन ऊपर की डायरेक्शन में है, ने लेकिन फोर्स को कर रखे हैं। ठीक है, कहीं गड़बड़ करी हो। यहाँ बच रहा है एल माइनस टू एल बराबर एल बाई टू। हाँ, क्या था, जी बाई टू था, तो हम बट्टे में टू लिखना भूल गए, तो यहाँ क्या आ गया टू। ठीक है, तो अब आ जाएगा यहाँ पे एल माइनस एल बाई टू बराबर टू एल, तो यहाँ बचेगा एल बाई टू बराबर टू एल, तो यहाँ से एल बाई फोर बराबर आ गया एल, तो एल बाई एल की वैल्यू क्या आ गई, एल बाई फोर, और क्वेश्चन में एल की वैल्यू क्या दी है, एल बराबर एल बाई एक्स, और एक्स की वैल्यू पूछी थी, तो ये एल, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 4। तो अपना आंसर यहाँ से हो गया सॉल्व। तो बस दो लिखना भूल गया, बाकी तो यहाँ पे कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। हमें सबसे पहले एफबीडी बनाना है, फिर फोर्स इक्वल करने हैं। क्या करा सबसे पहले हमने, फोर्सेस बनाए, टेंशन माइनस एनजी, टेंशन माइनस एनजी, फिर इनके मास निकाले। मास कैसे निकाले, पूरा एल फिर एम, वन निकाला तो एम बाई एल, इसका वैल्यू ये आ गया। ठीक है, फिर वैसे कंप्लीट सॉल्विंग कर देते हैं, सॉल्विंग किया और अपना आंसर एल बाई फोर आ गया। ये क्वेश्चन यहाँ से निपटा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन है, टू बॉडीज है जिसका मासेस है 5 किलो और 3 किलो, are connected by a light string going over a smooth light pulley on a smooth inclined plane as shown in the figure. The system is at rest. System rest पर है, मतलब acceleration 0 है सिस्टम का. The force exerted by the inclined plane of the body of mass m1 will be. Here a question. ये पुली है,
इसका मास m2 है जिसका वैल्यू 3 kg है, और इस वाली पे एक ब्लॉक m1 रखा है और उसका मास है 5 kg। सिस्टम इज एट रेस्ट, और ये हमें थीटा दिया गया है, थीटा का वैल्यू नहीं है। इज गोइंग ओवर, थीटा का वैल्यू तो निकालेंगे कैसे फिर। सिस्टम इज एट रेस्ट, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ द बॉडी, द सिस्टम इज एट रेस्ट, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन ऑन द बॉडी ऑफ मास m1v। इस पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसका वैल्यू हमसे पूछा है, बिना थीटा के कैसे निकालेंगे देखते हैं। इधर लगेगा m2g, ये क्या है अपनी टेंशन, m2g का वैल्यू तो दिया है 30, यही टेंशन इसमें भी लगेगी, अवे फ्रॉम द बॉडी t, ठीक है। और नीचे लगेगा mg, mg का वैल्यू 50, इस डायरेक्शन में mg cos थीटा और इस डायरेक्शन में mg sin थीटा, मतलब 50 sin थीटा। तो 50 sin थीटा बराबर क्या आ गया, t आ गया। यहाँ से t का वैल्यू कितना आ गया 30, इसका मतलब टेंशन है 30, तो 50 sin थीटा बराबर कितना आ गया 30। तो फिर तो t की वैल्यू 30 न्यूटन ही आ गई, यही अपना आंसर है। t का वैल्यू 30 न्यूटन आ गया, हमसे फोर्स ही तो पूछा था, एक्सर्टेड बाय द फोर्स 50 sin थीटा, थीटा तो नहीं पूछेगा ही। क्वेश्चन कौन सा है ये, क्वेश्चन है ये 45। तो हमसे एक्सर्टेड बाय द फोर्स ऑफ दिस ब्लॉक, मतलब हमसे बोला है वैल्यू, नॉर्मल का वैल्यू पूछा है। तो 50 sin थीटा बराबर t होगा, t का वैल्यू 30 है, तो sin थीटा बराबर कितना आ जाएगा इधर से 30/50, मतलब sin थीटा का वैल्यू आ गया 3/5। तो यहाँ से थीटा कितना होगा, अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो 354, तो थीटा ये है 53 डिग्री, लंब बट्टे कर्ण, चूंकि लंब ये है तो मतलब थीटा का वैल्यू है 37 डिग्री, थीटा आ गया 37 डिग्री। नॉर्मल बराबर है इसके 50 cos थीटा के, तो नॉर्मल बराबर आ गया 50 मल्टीप्लाई में 4/5, तो यहाँ से नॉर्मल कितना आ गया 40 न्यूटन। दिस इज आवर आंसर। तो ब्लॉक कितना एक्सर्ट कर रहा है फोर्स, मतलब कितना नॉर्मल क्रिएट कर रहा है वो पूछा था, इसके लिए हमें थीटा निकालना था, तो थीटा हमने इस वाली इक्वेशन से निकाला। अब उस थीटे को इक्वेट करके हमने नॉर्मल यहाँ से निकाल लिया, तो ये अपना क्वेश्चन यहाँ से हो गया। अगला क्वेश्चन 46, क्वेश्चन नंबर ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, इधर एक ब्लॉक, इसका मास 1 kg, और इधर एक ब्लॉक, इसका मास है 4 kg। डबल इंक्लाइनिंग है और हमसे टेंशन का वैल्यू यहाँ पे पूछा गया है। सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे। अच्छा यार 80 हो गया तो मतलब पुली भी होगी यहाँ पे फिर। तो यहाँ टेंशन लगेगा अवे फ्रॉम द बॉडी, यहाँ टेंशन लगेगा अवे फ्रॉम द बॉडी। अब यहाँ पे लगेगा नीचे की तरफ एम जी के करेंगे कंपोनेंट, तो यहाँ लगेगा एम जी कॉस थीटा और यहाँ लगेगा एम जी साइन थीटा। फिर इसके भी कंपोनेंट करेंगे, इधर लगेगा एम जी मतलब 4g, इसका कंपोनेंट करेंगे तो इधर लगेगा 4g कॉस थीटा और इधर लगेगा 4g साइन थीटा। क्योंकि हमें टेंशन का वैल्यू चाहिए, तो इन कॉस वाले का तो हमें जरूरत नहीं है, तो इसको मिटा सकते हैं, कॉस को लिखने की जरूरत नहीं है, और एमजी को तो हमने बता दिया कहाँ था। तो ये हमारा फाइनल एफबीडी बना है। तो अब 4 किलो का मास इधर है, मतलब एक्सेलरेशन इधर आएगा, तो ये भी ऊपर की तरफ खींचा जाएगा, तो फोर्स बड़ा इसमें इधर है, मतलब 4g साइन 60 के वैल्यू √3/2, और छोटा फोर्स ये है, और बराबर में 4 मल्टीप्लाई में 8,
सेम यहाँ पर बड़ा फोर्स ये है T माइनस, और छोटा फोर्स ये है mg sin 30। m का वैल्यू 1 है तो g sin 30, और g sin 30 की वैल्यू 1/2, मतलब ये आ गया g/2। क्या लिखेंगे? g/2 बराबर में a। ठीक है, अब दोनों को जोड़ा तो ये कट गया, तो यहाँ कितना आएगा अपना 4g माइनस √3/2 माइनस g/2 बराबर में 3a, सॉरी 5a। तो एक्सीलरेशन का वैल्यू यहाँ से आ गया अपना 4√3 माइनस 1/5। तो यहाँ से अपना एक्सीलरेशन का वैल्यू आ गया। लेकिन हमें टेंशन चाहिए, तो अब इस एक्सीलरेशन का वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो टेंशन मिल जाएगा। तो टेंशन बराबर आ जाएगा g/2 मल्टीप्लाई 5 4√3 माइनस 1 प्लस g/2। g/2 हमने कॉमन लिया, यहाँ आएगा 4√3 माइनस 1 प्लस 5, और ये 5 में से गया 4, तो यहाँ आ जाएगा अपना g/2 4√3 प्लस 4/5, 4 कॉमन लिया तो g/10 √3 प्लस जी से 10 कटा, तो यहाँ से टेंशन का वैल्यू अपना आ गया 4 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 न्यूटन। दिस इज आवर आंसर। तो ये हमारा एक और होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हुआ, काफी इजी था और सही था। यही इसका आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपके पास ये चीज है, ये मास m1 है, यहाँ m2 है। क्वेश्चन कह रहा है m1 and m2 are tied together at the two end of a light inextensible string. The passes over a frictionless pulley when the mass m2 is twice that of m1. जब m2 का मास m1 के मास का 2 गुना है, तब उसके केस में जो एक्सीलरेशन होता है सिस्टम का वो a1 है, और जब m2 का मास m1 के मास के 3 गुने के बराबर है, तब सिस्टम का जो एक्सीलरेशन होता है वो a2 है। तो क्वेश्चन कह रहा है a1 बाय a2 का वैल्यू बताइए। तो बस m1 यहां लिखा और m2 का वैल्यू 2m1 लिखा। तो इस वाली कंडीशन में एक्सीलरेशन a1 है, मास इसका ज्यादा है मतलब नीचे जाएगा, एक्सीलरेशन a1 लगेगा। तो सबसे पहले इस पे लगेगा mg, इस पे भी लगेगा mg, इसका टेंशन ऊपर बनाया, इसका भी टेंशन ऊपर बनाया। अब इसका एफबीडी लिखेंगे, तो इसका एफबीडी यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे वाला फोर्स बनाया तो 2m1g माइनस टी बराबर 2m1a1, और यहाँ आ जाएगा अपना ऊपर वाला फोर्स बढ़ाया तो क्योंकि ऊपर जा रहा है t माइनस m1g बराबर m1a, दोनों को ऐड करेंगे टेंशन घट जाएगा। तो 2m1g में से m1g गया तो m1g बचा, ये बराबर आ गया 2m1 प्लस m1a मतलब 3m1a, m1 से m1 कटा तो a का वैल्यू यहाँ से आ गया आपका g/3। तो इस वाले सिस्टम का एक्सीलरेशन आ गया g/3। अब दूसरे सिस्टम का एक्सीलरेशन निकालते हैं, सेम यही प्रोसेस फॉलो होगा। इसका मास m1 है और इसका मास कर दिया थ्राइज m1, तो बस सेम कहानी रहेगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे mg लगेगा, ऊपर टेंशन, नीचे की तरफ नेट एक्सीलरेशन, इसका ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन, यहाँ m1g, यहाँ t, तो यहाँ क्या हो जाएगा t माइनस m1g बराबर m1a1, और यहाँ क्या हो जाएगा 3m1g माइनस t बराबर ये हो जाएगा a2 है। t से t कटा, 3 में से 3 हो गया तो 2m1g बराबर आ जाएगा 4m1a2, m1 से m1 कटा तो यहाँ से a2 का वैल्यू आ गया कितना 2g/4 मतलब g/2। तो a1 अपॉन a2 का वैल्यू कितना आ गया, a1 का वैल्यू g/3 है और a2 का वैल्यू कितना है g/2, ये उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से a1 अपॉन a2 का जो भी रेशो है वो आ गया 2/3। दिस इज आवर आंसर। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला होमवर्क क्वेश्चन यहाँ से करते हैं।
ये रहा क्वेश्चन, ये भी पुली वाला ही क्वेश्चन है। 27/2/2021 6 सेकंड में आया है। ये रही पुली, ये रही पुली, ये रही पुली, ये रही पुली। ये मास है जिसका वेट है 8 किलो, जो कि 20 सेंटीमीटर उठा हुआ है। और दूसरा वाला है यहाँ, जो कि सटा हुआ है, इसका वेट है 2 किलो। क्वेश्चन ने कहा है आपको बताना है द बॉक्स ऑफ मासेस 2 kg एंड 8 kg आर कनेक्टेड बाय मासेस स्ट्रिंग passes over smooth pulley. Calculate the time taken by box of mass 8 kilo to strike the ground starting from rest. तो इसे 20 सेंटीमीटर उठने में कितना समय लगेगा, हमसे ये पूछा है। नहीं, स्ट्राइक द ग्राउंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से। तो सबसे पहले एक्सेलेरेशन निकालना पड़ेगा। ये हमारे पास एस दिया है, तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, यू का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर की इक्वेशन से अगर मुझे किसी तरीके से एक्सेलेरेशन पता लग जाए, तो मुझे एस का वैल्यू तो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो वहां से मैं टी का वैल्यू निकाल लूंगा। तो करते हैं, सबसे पहले हम एक्सेलेरेशन निकालते हैं। यहाँ क्या लगाएंगे हम, स्प्रिंग कंस्ट्रेन लगाएंगे, क्योंकि अलग अलग ब्लॉक दिए हुए हैं। तो स्प्रिंग कंस्ट्रेन लगाते हैं। रस्सी एक है, टेंशन तो सब में वही लगेगी। इस पे टी, तो इसमें भी टी 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 टी, इसमें भी टी 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 टी। रस्सी दोनों जुड़ रही है, तो यहाँ पे क्या लगेगी 2t। इस पे लगेगा नीचे की तरफ mg, इस पे लगेगा 8g। स्ट्रिंग कंस्ट्रेन लिखेंगे तो वेट किसका ज्यादा है, इसका, मतलब ये नीचे की तरफ आएगा। और इसका एक्सेलेरेशन बोल दिया हमने a1, और इसका एक्सेलेरेशन बोल दिया a2, तो ये ऊपर जाएगा। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या कहता है, टी डॉट a1 नेगेटिव डायरेक्शन में प्लस टी डॉट a2 बराबर 0। तो टी a1 बराबर क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ तो 2t है ना, ये रहा, बराबर माइनस टी a1। तो इसका मतलब a2 का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 2a1 के बराबर आ गया। लेकिन हमें अभी भी एक्सेलेरेशन का वैल्यू नहीं पता लगी, तो अब हम एफबीडी से करेंगे। तो ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है 2g, इसका मतलब t माइनस 20 बराबर ma, मतलब 2a2। और यहाँ क्या हो जाएगा 2t, यहाँ कौन सा फोर्स बढ़ा है, ये वाला, इसका मतलब 80 माइनस 2t इज इक्वल्स टू 8a1। अब दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते ताकि यहाँ से टेंशन कैंसिल हो जाए। तो यहाँ हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 4a2। अब 2t से 2t कटा, 80 में से 40 गया, तो 40 बराबर 8। a2 का वैल्यू किसके बराबर है, 2a1 के, मतलब यहाँ लिख सकते हैं 2a1। तो 4 दूनी 8 और 8 और 8 16a1। तो यहाँ से a1 का वैल्यू कितना आ गया भैया, 40/16। एक्सेलेरेशन मिल गया। ये हमारे पास s का वैल्यू दिया, डिस्प्लेस कितना हुआ, ये 8 किलो वाला व्यक्ति, ये जब पूरा जमीन से टकराने में कितना समय लगेगा, तो उसे कितना डिस्प्लेस होगा, 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस होगा। और एक्सेलेरेशन का वैल्यू दिया है 40/60। रेस्ट पर बोला है, मतलब u का वैल्यू 0 दिया है। हम जानते हैं गति का दूसरा समीकरण ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, इसका वैल्यू 0 है। s का वैल्यू कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। नीचे की डायरेक्शन में तो हम पॉजिटिव ही लेंगे, और बराबर में हाफ मल्टीप्लाई में a, और ये टी स्क्वायर, 20 दूनी 40, 2 से 2 16 जाएगा उधर। इसका स्क्वायरिंग अंडर रूट करेंगे तो टी का वैल्यू आ जाएगा 4 सेकंड। तो उसे वापस ग्राउंड पर जाने में समय लगेगा 4 सेकंड। कहीं गड़बड़ है क्या, 0.4 दिखा रहा है आंसर, हमारा 4 आया है, 10 कहाँ मिसिंग हुआ, 10 कहाँ छोड़ दिया हमने। एक्सेलेरेशन कितना आ रहा है, एक्सेलेरेशन आ रहा है 40/16। एक्सेलेरेशन आ रहा है 14/16, ठीक है। हाँ, ये किसमें था, सेंटीमीटर में। और हम गति के समीकरण में जब भी यूज करते हैं तो हमें यूनिट को एसआई में लेना होता है, मतलब इसको मीटर में लेना पड़ेगा। 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग, तो ये अपना बन जाएगा 20/100। यहाँ लिखेंगे बट्टे में 100, तो अब बाकी वही, तो यहाँ जाएगा 16, तो यहाँ आएगा टी स्क्वायर 16/100। अब अंडर रूट करेंगे, टी बराबर अंडर रूट में 16/100, 16 का अंडर रूट 4 और 100 का अंडर रूट 10, तो समय आ गया अपना 0.4 सेकेंड। तो ये आ गया अपना यहाँ पे आंसर। तो ये वाला होमवर्क क्वेश्चन में निपट गया। तो अब देखते हैं और कोई होमवर्क क्वेश्चन बचा हुआ है क्या। ये हो गया, ये हो गया, 48 हो गया। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे उन सभी का डिस्कशन कर लिया है।
एक क्वेश्चन और बचा है जो कि कल ही करेंगे डिस्कस उसे, क्वेश्चन नंबर 37। तो अब अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन से। तो हमने अपने जितने भी होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे लगभग सभी का ही डिस्कशन कर लिया है। केवल एक क्वेश्चन यहाँ से हमारा रह गया जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो अब हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता क्या है? अब फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन कहां पर होता है? जहां पर सरफेस रफ होती है, खुदरी हुई होती है। और फ्रिक्शन कहां पर नहीं होता? जहां पर सरफेस चिकनी होती है। हमने देखा भी होगा जो सरफेस चिकनी होती है उसको पकड़ नहीं पाते, वो हाथ से स्लिप हो जाती है। द रीजन इज बिकॉज वहां पे फ्रिक्शन नहीं होता है। लेकिन जो सरफेस खुदरी हुई होती है उसको हम इजीली पकड़ पाते हैं। द रीजन इज कि वहां पर फ्रिक्शन होता है। अब सिंपल सी भी बात है, अगर तेल वाली जगह पर हम चलने की कोशिश करेंगे तो वहां पर चल नहीं पाएंगे क्योंकि वहां पर सरफेस स्मूथ है। इसका मतलब वहां पे फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम जहां चल रहे हैं वो सरफेस खुदरी हुई है, रफ है, इसका मतलब वहां पर फ्रिक्शन है। तो इसीलिए वहां पर हम चल पा रहे हैं। तो फ्रिक्शन है क्या बेसिकली? फ्रिक्शन क्या काम क्या है? जैसे मैंने अभी दीवार पे फोर्स लगाया, दीवार को मैंने ढकेलने का प्रयास किया, या मैंने किसी ब्लॉक को धक्का मारने का ट्राई करा। मेरे पास एक भारी बॉक्स था जिसको मैंने धक्का मारने का ट्राई किया। तो जो बॉक्स है वो क्या करेगा? इस रफ सरफेस पे आगे मूव नहीं करेगा। अगर मैं हल्का फोर्स लगाऊंगा तो वो फ्रिक्शन या जो वो सरफेस है या वो जो ब्लॉक है वो आगे मूव नहीं करेगा। रीजन क्या है? कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो उसे आगे जाने से रोक रहा है, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन है वो आ, उसको ब्लॉक को आगे मूव करने से रोक रहा है। इसका मतलब अगर मेरे पास ये ब्लॉक है और इस मेरे ब्लॉक को मैं पुश करना चाहता हूं, मतलब मैं इसे आगे भेजना चाहता हूं, तो उसके केस में मैं इसे धक्का दूंगा। और मैं इसे धक्का दूंगा, अगर मैं इस पे हल्का सा फोर्स लगाता हूं तो इस केस में होगा क्या? ये जो मेरा ब्लॉक है ये आगे मूव नहीं करेगा। ये ब्लॉक आगे मूव नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं वही चिकनी सरफेस लेके जाता हूं, मैं ऐसी सरफेस पे जाता हूं, यहाँ तो फ्रिक्शन था, रफ सरफेस था, अब मैं ऐसी सरफेस पे गया जहां पे फ्रिक्शन नहीं है, मतलब आपका सरफेस स्मूथ है। जैसे मोबाइल की सरफेस हो गई, मोबाइल की सरफेस पे कोई पानी का ड्रॉप डालते हैं तो बिना कोई फोर्स लगाए ही वो पानी का ड्रॉप मोबाइल से सरकते सरकते नीचे आ जाता है। रीजन क्या है? मोबाइल का जो सरफेस है वो स्मूथ है, वो फ्रिक्शन लेस है, वो एकदम चिकना है, जिसकी वजह से वो जो ब्लॉक था, वो जो ड्रॉप था पानी का, वो फटाफट नीचे आ गया। मैं अगर यहीं पे बात करता हूँ, मैं किसी फ्रिक्शन लेस सरफेस पे अगर ये ब्लॉक है, इस पे हल्का सा भी फोर्स लगाऊंगा तो ये ब्लॉक बिना कुछ करे ये आगे बढ़ जाएगा। जैसे हम इंक्लाइन प्लेन की बात करते हैं, अगर मैं इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहा हूँ, ऐसे वाले प्लेन की बात कर रहा हूँ, फिसलन पट्टी की बात कर रहा हूँ जो कि एकदम चिकनी है, अगर मैं यहाँ से कोई फोर्स छोड़ूंगा, मैं यहाँ से कोई ब्लॉक छोड़ूंगा तो वो तुरंत नीचे की तरफ आ जाएगा। तुरंत क्या आ जाएगा? नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अब क्या हुआ? अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन था और तब भी अपना ब्लॉक नीचे आ गया, जबकि मैंने फोर्स उतना नहीं लगाया। लेकिन अब क्या था? सरफेस रफ थी, सरफेस रफ है, इसका मतलब फ्रिक्शन का काम क्या है? मोशन का अपोज करना। मैंने इस जमीन पर इधर फोर्स लगाया या मैंने इस फ्रिज को धक्का देने का प्रयास किया तो ये फ्रिज आगे मूव नहीं हुआ। इसका रीजन है कि जो फ्रिज है वो आगे बढ़ना नहीं चाह रहा। क्यों नहीं बढ़ना चाह रहा? इस पे एक फोर्स लग रहा है।
मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। ये हमने इसी चैप्टर में पढ़ा भी है, जब स्टार्टिंग कर रहे थे फोर्स की, तब हमने पढ़ा भी था। ये मतलब मैं इस पे आगे की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, तो ये वाला ब्लॉक, ये वाला फ्रिज इसको अब आगे जाने नहीं दे रहा। आगे जाने क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि इसके पास एक फोर्स है जो कि उसकी विपरीत डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब मैं आगे काम कर रहा हूं तो ये उसको पीछे धकेल रहा है, पीछे धकेल रहा है। इसका मतलब ये इस वाले ब्लॉक को आगे मूव करने से मना कर रहा है, जिसकी वजह से ये वाला ब्लॉक आगे मूव नहीं कर पा रहा, आगे चल नहीं पा रहा है। लेकिन अगर मैं वहीं इस इंक्लाइन प्लेन की बात करता हूं, ये फिसलन पट्टी की बात करता हूं जो ऐसे किसी थीटा पे झुकी हुई है, अगर मैं यहां से कोई ब्लॉक छोड़ता हूं तो बिना किसी फोर्स के लगाए वो ब्लॉक तुरंत नीचे आ जाता है। अगर सरफेस स्मूथ हुई तो वो तुरंत नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर सरफेस रफ हुई, फ्रिक्शन वाली हुई, तब भी वो धीरे धीरे खिसकते खिसकते नीचे जरूर आएगा। लेकिन हमने तो पढ़ा था कि फ्रिक्शन का काम है उसके मोशन को रोकना। इसका मतलब अगर वो आगे बढ़ रहा है तो उसे पीछे धकेलना। लेकिन इसके केस में तो ऐसा नहीं हो रहा, यहां पे तो ये नीचे धकेला जा रहा है, जबकि यहां पे सरफेस कैसी है? रफ है। अगर हम टायर की बात कर, यहां चलिए, तो फ्रिक्शन यहां पर हमने सीध समझा एक तरीके से कि फ्रिक्शन है क्या, जो कि क्या कर रहा है? मास का अपोज कर रहा है। इसका मतलब सर मैं अगर आगे चल रहा हूं तो इसका मतलब मेरे पैर के पीछे फ्रिक्शन लग रहा है। अगर मेरे पैर के पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं आगे मूव नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं कम फोर्स लगाऊंगा अपने पैर पर तो मेरा पैर जो है वो आगे मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करेगा? एक फोर्स लगाएगा। मान लिया इस, अब भैया फ्रिज पे ऐसा तो है नहीं कि फ्रिज कभी भी आगे नहीं जाएगा। अगर मैं इस पे ज्यादा फोर्स लगा दूंगा फ्रिज पर, तो वो फ्रिज जो है वो आगे मूव करेगा। द रीजन इज कि अब मैंने जो फोर्स लगाया है वो फ्रिक्शन के फोर्स से काफी ज्यादा है। अगर मैं दीवार की बात करता हूं, अगर मैं दीवार पे फोर्स लगाऊंगा तो वो नहीं हिलेगी अपनी जगह पर। जब मैं फ्रिज को हिलाना चाहता हूं और मैं अगर कम फोर्स लगा रहा हूं तो वो फ्रिज आगे मूव नहीं करेगी। इसका मतलब जो उसका फ्रिक्शन था मैं उससे कम फोर्स लगा रहा हूं। लेकिन अगर मैंने उसके फ्रिक्शन से जो अपोज कर रहा था मोशन को, उससे कम, उससे ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो अब क्या होगा? ये वाला जो ब्लॉक है वो आगे मूव कर जाएगा। ये वाला ब्लॉक क्या होगा? आगे मूव कर जाएगा। तो सर इसका मतलब फ्रिक्शन वो होता है जो कि अपोज करता है किसी मोशन का। फ्रिक्शन वो है जो कि मोशन का अपोज करता है। सर इसका मतलब फ्रिक्शन ये है जो गति को रोकता है। फ्रिक्शन वो है जो वेलोसिटी कम कर देगा। इसका मतलब अगर मैं आगे जा रहा हूं तो वो मुझे आगे जाने से रोकेगा, अगर फ्रिक्शन है तो इसका मतलब सर मैं कह सकता हूं कि जो फ्रिक्शन होता है वो मोशन का अपोज करता है। तो क्या ये सही है? तो आंसर है गलत। फ्रिक्शन मोशन का अपोज नहीं करता, हमें समझना पड़ेगा। फ्रिक्शन कभी भी मोशन का अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन कभी भी गति को नहीं रोकता। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिंग द रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिंग द रिलेटिव मोशन। जो रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है? जो दो फ्रेम में मोशन हो रहा है। अब मैं इस वाली के रिस्पेक्ट में जैसे देख रहा हूं तो नीचे वाली जो सरफेस है वो रेस्ट में है, आगे वाली सरफेस कैसी है? मूव कर रही है। तो ये रिलेटिव मोशन हो गया। नीचे वाली रेस्ट में है और दूसरी वाली मूव कर रही है, तो उसकी रिस्पेक्ट में मैं इसको देख रहा हूं, या इसके रिस्पेक्ट में मैं इसको देख रहा हूं, मतलब मैं रिलेटिवली चल रहा हूं। किसी के कंपैरिजन में कोई मोशन देखा जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव मोशन बोलते हैं। इसका मतलब जो रिलेटिव मोशन होता है उसका अपोज करता है हमारा फ्रिक्शन। हमें फ्रिक्शन को समझना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन हर चैप्टर में काम आएगा और फ्रिक्शन को समझना बहुत जरूरी है, और इसके क्वेश्चन बनाना भी बहुत डिफिकल्ट है। अगर हमने फ्रिक्शन को समझ लिया तो हम इसके क्वेश्चन और काफी चीजों को काफी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो समझिए फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन वो है
जो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। फ्रिक्शन इज व्हाट? फ्रिक्शन इज दैट जो किसी रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। इसका मतलब सर ये ब्लॉक है, अगर मैं इस पे धक्का यहां से लगाऊंगा तो इस पे जो फ्रिक्शन है वो कहां लगेगा? पीछे की डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये नीचे वाली सरफेस के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहना चाहता है। नीचे वाली जो सरफेस है वो किसमें है? रेस्ट में है। जमीन रुकी हुई है, तो ये ब्लॉक भी चाहेगा कि मैं भी रुका रहूं, लेकिन मैं चाहूंगा लेकिन मैं चाहूंगा तो ये रिलेटिव जो भी मोशन होता है उसका अपोज करता है। फ्रिक्शन इज व्हाट? फ्रिक्शन इज दैट विच अपोजिंग द रिलेटिव मोशन। नीचे वाली सरफेस रेस्ट में है, मतलब ब्लॉक में रुका रहना चाहता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि भैया तू आगे बढ़। तो ये ब्लॉक क्या करेगा? एक फोर्स लगाएगा फ्रिक्शन के रूप में, कॉन्टेक्ट फोर्स लगाएगा, जो क्या करेगा? मेरे द्वारा लगाए गए बल को कम करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मैंने इससे ज्यादा फोर्स लगा दिया तो वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो फ्रिक्शन को समझना है। फ्रिक्शन इज दैट, फ्रिक्शन इज व्हाट? फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिंग द रिलेटिव मोशन। ये गलत है। फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है, गलत है। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, ये सही है। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिंग द रिलेटिव मोशन। We should need to know friction always opposing the relative motion। जो भी रिलेटिव मोशन होता है उसका अपोज कौन करता है? फ्रिक्शन अपोज करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो फ्रिक्शन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज द टू टाइप्स। फर्स्ट इज अ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड अनदर इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन। फर्स्ट इज अ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड अनदर इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन को म्यू के से दिखाते हैं और स्टैटिक फ्रिक्शन इसको हम दिखाते हैं एफ के से, और स्टैटिक फ्रिक्शन को दिखाते हैं हम एफ एस से। बाकी फ्रिक्शन का वैल्यू होता है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। म्यू क्या है? ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि रफ सरफेस है वो उसके वैल्यू को दिया जाता है, वो कांस्टेंट वैल्यू है। ये म्यू क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो जो फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल पे डिपेंड करता है। नॉर्मल कितना लग रहा है इस ब्लॉक पे, ऊपर कितना नॉर्मल लग रहा है, इस पे डिपेंड करेगा हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन दो तरीके का होगा, काइनेटिक, स्टैटिक। इसका मतलब सर इस जो ब्लॉक रुका हुआ था उस पे काइनेटिक फ्रिक्शन भी लगेगा, उस पे स्टैटिक फ्रिक्शन भी लगेगा। आंसर है गलत। इसका मतलब सर उस पे किसी दोनों में से कोई एक लगेगा। यस, अगर वो ब्लॉक रुका हुआ है तो उस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन वो ब्लॉक अगर उसके पास वेलोसिटी आ गई है, अगर वो ब्लॉक मूव कर रहा है तो उस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अगर वो ब्लॉक मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन काइनेटिक, लेकिन अगर ब्लॉक रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। इसका मतलब क्या इनका वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा या फिर निकालना पड़ेगा? समझते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जितना आप फोर्स लगाएंगे उतना ही फोर्स कौन भी लगाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन भी लगाएगा। जितना फोर्स मैं लगाऊंगा उतना ही फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन भी लगाएगा। जितना फोर्स मैं लगाऊंगा उतना ही फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन भी लगाएगा। इसी को हम एफएस बोलते हैं। इसका मतलब ये मेरा ब्लॉक है सर, ब्लॉक का मास सर 80 kg है और मैंने इस पे एक फोर्स लगाया है एफ, तो इसका अपोज करने के लिए फ्रिक्शन लगेगा। तो मैंने अगर 80 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो इसका मतलब सर इस पे 80 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। सर अगर मैंने इस पर 600 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो फ्रिक्शन जो स्टैटिक है वो भी कितना लगाएगा? 600 न्यूटन लगाएगा। सर लेकिन एक समय पे क्या होगा कि मैं इस स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाऊंगा। अगर आप कह रहे हैं कि जितना फोर्स मैं लगाऊंगा उतना ही फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन भी लगेगा, तो इसका मतलब तो कभी भी मैं जिस भी ब्लॉक को धक्का दूंगा वो कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकता। फिर
अगर मैं जितना फोर्स उस पर लगाऊंगा वो उतना ही उल्टा फोर्स लगा रहा है, तो फिर तो वो ब्लॉक कभी आगे मूव नहीं करेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाता हूं तो फ्रिज भी आगे मूव कर जाती है, तो इसका मतलब कुछ तो अलग है। तो ये बिल्कुल अलग है। तो क्या होता है, जो फ्रिक्शन स्टैटिक होता है उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी एक वैल्यू मैक्सिमम होती है। अगर आपने उस मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा फोर्स लगाया, तब वो जो ब्लॉक है वो आगे मूव करेगा। अगर ये ब्लॉक आगे मूव करेगा तो इसके पास v वेलोसिटी आ जाएगी, और अगर इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी तब इसके बाद जो फ्रिक्शन आएगा उसको हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। सर इसको हम कहेंगे तब काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तो इसका मतलब हमें कभी भी ऐसे क्वेश्चन करने हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है, तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि उस ब्लॉक का मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है। लेकिन सर इसका फॉर्मूला क्या है? तो भैया कभी भी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू चेक करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू इंटू एन। हमारा म्यू का वैल्यू यहां पर दिया है 0.2, ये म्यू का वैल्यू दिया है। तो एन क्या होता है? नॉर्मल। तो नॉर्मल निकालना पड़ेगा, नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में। तो नॉर्मल बराबर क्या हो गया? एटीजी के मतलब नॉर्मल का वैल्यू आ गया 800 न्यूटन। तो यहां से कितना आएगा? 800 मल्टीप्लाई में म्यू का वैल्यू कितना? 0.2। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 160 न्यूटन। यहाँ कितना आ जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू? 160 न्यूटन। कितना आ जाएगा हमारा मैक्सिमम स्टैटिक? कितना आ जाएगा? 160 न्यूटन। अगर मैंने सर 160 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाया तब जो है स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बचेगा, तब कौन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तब मेरा क्या लगेगा इसमें? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। सर क्या काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बार बार बदलता रहता है? तो आंसर है नहीं। तो इसका मतलब है जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो लगेगा सर इस पे। अगर वो मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। फिर इसका स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू तो 60 न्यूटन आ गया। इसका मतलब अगर मैं 160 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तब उसके केस में तो उसके केस में जो फोर्स लगेगा वो, मैंने यहाँ पे 80 न्यूटन लगाया है सर। स्टैटिक फ्रिक्शन 160 न्यूटन है। इसका मतलब ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो इसका मतलब अब जो स्टैटिक फोर्स लगेगा वो सर 160 लगेगा कि 80 लगेगा? 80 लगेगा। स्टैटिक अगर आपने इससे ज्यादा दे दिया, जैसे मैंने 170 दे दिया, तब तो भैया 160 ही लगेगा, तब ये बचेगा ही नहीं। तब अपना क्या लगेगा? म्यू के लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा फिर। तो इसका मतलब 160 से जितना भी वैल्यू कम दूंगा मैं, जितना भी फोर्स कम लगाऊंगा 160 से, लेकिन उतना ही फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन भी लगाएगा। मैंने 90 लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 90 लगाएगा। मैंने 100 फोर्स आगे लगाया तो 100 न्यूटन का फोर्स ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। मैं 120 न्यूटन लगाऊंगा तो 120 न्यूटन का फोर्स ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। लेकिन अगर मैंने 160 न्यूटन का फोर्स लगाया तब भी 160 न्यूटन ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। लेकिन अगर मैंने 160.1 फोर्स लगाया, हल्का सा भी अगर मैंने ज्यादा कर दिया, तो उसके केस में जो भी फोर्स लगेगा वो अब पीछे की तरफ नहीं लगेगा, वो अब मेरा लगेगा पीछे की तरफ ही, लेकिन अब वो लगेगा म्यू के। मतलब अब जो फोर्स लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो इसका मतलब अब ब्लॉक चला गया है तो अब जो फोर्स लगेगा वो मेरा लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ आ गया होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगाना है, काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगाना है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा अगर मैं फोर्स देता हूं तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, उससे कम फोर्स देता हूं तो इतना ही फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन भी मेरा लगाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू फिक्स रहेगा, म्यू इंटू नॉर्मल से निकालेंगे, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बदलता रहेगा। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू फिक्स है। मैक्सिमम से ज्यादा दिया तो खत्म काइनेटिक, मैक्सिमम से कम दिया तो उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन भी लग जाएगा। तो यही होता है अपना स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहां से हमने स्टैटिक फ्रिक्शन को समझ लिया, हमने काइनेटिक फ्रिक्शन को बड़े अच्छे से समझ लिया। और म्यू क्या है? कॉफिशियंट है। अगर
ये है तो स्टैटिक फ्रिक्शन का, और म्यू के है तो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट, बस। और इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है। और रिलेटिव मोशन तो हमें पता ही है, अगर नीचे की रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं वो रिलेटिव मोशन होता है अपना। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं और वहां से समझते हैं कि आखिरकार अब हमें क्वेश्चन बनाने हैं। कुछ नहीं करना, हम जितना एफबीडी बना रहे थे उसमें एक एफबीडी फ्रिक्शन का भी जोड़ देंगे, बाकी सब सेम। करते हैं इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, ये मास m है, इसका वेलोसिटी v नॉट आगे की तरफ है, ये म्यू लग रहा है। द ब्लॉक ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड ऑन अ ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, ठीक है। फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ब्लॉक, ब्लॉक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हमसे वो पूछा है। तो इसका मतलब लगभग माना अगर x ट्रेवल करेगा तो फिर उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, खत्म। तो इसका मतलब अगर मुझे s का वैल्यू चाहिए तो मेरे पास बहुत तरीके हैं, तीनों इक्वेशन का यूज कर सकता हूँ। s मुझे दो इक्वेशन मिल सकता है, या तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। क्योंकि मुझे टाइम नहीं पता तो मैं तीसरा इक्वेशन का यहाँ पे यूज करूंगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। लास्ट में वेलोसिटी 0 हो गया, इसका मतलब ये खत्म। v नॉट का वैल्यू दिया है लेकिन मेरे पास एक्सीलरेशन नहीं है, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। और अगर एक्सीलरेशन निकालना है तो नॉर्मल सा प्रोसेस है, तो एफबीडी बनाइए। तो इस पे नीचे की तरफ लगेगा mg, ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल। अब सर ये आगे मूव कर रहा है और क्वेश्चन में बोला है म्यू है, अगर म्यू है तो इसका मतलब इसके पास फ्रिक्शन भी है। क्योंकि इसके पास फ्रिक्शन है तो सर इसका मतलब या तो इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा या तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। क्योंकि ब्लॉक आगे वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब अब जो फ्रिक्शन लगेगा वो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, म्यू इंटू नॉर्मल। म्यू का वैल्यू म्यू दिया है, नॉर्मल कितना हो गया, नॉर्मल इसके बराबर हो गया, मतलब mg। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया म्यू इंटू mg। तो फोर्स का वैल्यू हम क्या लगाते हैं, बराबर एम ए, केवल एक ही फोर्स है तो बस क्या करेंगे, म्यू mg को बराबर कर देंगे ए के। तो यहां से एक्सीलरेशन क्या आ गया अपना, एक्सीलरेशन आ गया म्यू जी, बस। तो अब यहां से लिख सकते हैं यू स्क्वायर बराबर माइनस में 2as, यहां से क्या हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई में अपना म्यू जी। तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्या दिए यू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, इतना डिस्टेंस वो हमारा ब्लॉक ट्रेवल करते हुए नजर आएगा। तो यही अपना हो गया यहाँ पे आंसर, यही है अपना इसका आंसर। चलिए, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन कर लिया। कुछ नहीं करना था, सिर्फ एफबीडी बनाया, बाकी सारा काम पुराना है। एक्सीलरेशन निकाला और उस एक्सीलरेशन की वैल्यू को गति के तीसरे समीकरण में रख दिया, तो एक्स का वैल्यू मिल गया, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा। चलिए, एक क्वेश्चन एचडब्ल्यू में है और अब हम इंक्लाइंड प्लेन का ब्लॉक समझने का ट्राई करते हैं। अगर मुझे इंक्लाइंड प्लेन पर फ्रिक्शन का वैल्यू दिखाना हुआ तो कैसे दिखाएंगे।